तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने नाटो देशों पर अपना प्रेशर जमाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है, जिसने नाटो देशों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ नाटो देश पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कदम से हैरान हैं और जिस तरीके से दुनिया भर में नाटो देशों की चिंता पुतिन ने बढ़ाई है, अब उसी राह पर चलते हुए खास तौर पर तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या कदम तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा अपनाया गया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में जहां इस समय नाटो देशों के विदेश मंत्री एक विशेष बैठक में भाग लेने के लिए एकत्रित हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तुर्की और हंगरी जैसे स्थायी सदस्य देशों को स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्य के रूप में अटलांटिका के 30 देशों वाले संगठन में शामिल करने के लिए राजी करना है। स्वीडन और फिनलैंड ने जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से आधिकारिक तौर पर खुद को नाटो में शामिल किए जाने का निवेदन भी किया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने तुर्क समक्ष रसब तैयब अर्दोगान से मुलाकात के रूस के प्रस्ताव को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। असद ने इस मुलाकात के प्रस्ताव को तुर्की के आगामी चुनावों और सीरियाई धरती पर तुर्क सैनिकों की उपस्थिति का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया था। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई राष्ट्रपति का मानना है कि इस तरह की बैठक से जून में होने वाले चुनावों में अर्दोगान को मदद मिल सकती है। एक अज्ञात सीरियाई सूत्र ने रॉयटर्स से कहा है कि हम मुफ्त में अर्दोगान की जीत में क्यों मदद करें, चुनाव से पहले इस तरह की कोई मुलाकात अब नहीं होगी। इस समय तुर्की में दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा शरणार्थी हैं। खराब हालत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस देश में शरणार्थियों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अर्दोगान ने लोगों से वादा किया है कि जल्द ही 10 लाख सीरियाई शरणार्थी अपने देश वापस भी लौट जाएंगे। वहीं सीरिया का आरोप है कि गृह युद्ध के दौरान उसके पड़ोसी देश ने सबसे ज्यादा तकफीरी आतंकवादियों को मदद की थी और अंकारा ने उसके एक भाग पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि हाल में तुर्क ने अपने नाम में बदलाव भी किया, भू राजनीतिक लिहाज से सुर्खियों में ला दिया गया है। नाटो की शुरुआती सदस्य देशों से एक तुर्की रूस से भी अच्छे संबंध हैं और वे अपने प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने के लिए अपना प्रभाव भी बढ़ा रहा है। इस बीच तुर्की सीरिया में सैन्य अभियान शुरू करने को लेकर बीच में फंसा हुआ है, जो रूस और अमेरिका से इसके संबंधों को एक चुनौती दे रहा है। इसके अलावा यह अभियान सैन्य तनाव बढ़ने के लिहाज से संयुक्त राष्ट्र को भी चिंता में डाल देता है। गत अक्टूबर में तुर्की ने सीरिया और इराक में कुर्दिश बलों को लक्ष्य करके अभियान शुरू किया था और फिलहाल सीरिया के कुर्दिश क्षेत्र में जमीनी हमले की धमकी दे रहा है। सीरियाई सरकार का मुख्य सहयोग रूस है, जबकि उत्तरी सीरिया में अमेरिका कुर्दिश बलों का समर्थन कर रहा है। सीरिया में जारी संघर्ष को लेकर रूस और अमेरिका दोनों ही विरोधी खेमे में हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अधिकारी तुर्की और सीरिया कुर्दिश बलों के बीच समझौता करने के लिए मध्यस्थता करने में शामिल है, जबकि तुर्की संभावित जमीनी अभियान को लेकर अमेरिका चिंतित है, क्योंकि इससे सीरिया में इसके आईएसआईएस विरोधी अभियान में व्यवधान उत्पन्न होगा, जिसकी पश्चिमी शक्तियों और रूस के बीच संतुलन बिंदु होने के नाते तुर्की का इतिहास हमें इसकी मौजूदा भूमि के बारे में क्या बता सकता है। पिछले 100 साल से अधिक समय में तुर्की के नेता पश्चिम और रूस के संबंधों के बीच दूरी बने रहे ताकि आर्थिक, भूराजनीतिक और सामाजिक ताकत हासिल कर सकें। तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने खुद को दोनों पक्षों के बीच ताकतवर नेता और शांति दूत के रूप में प्रस्तुत भी किया है। इतिहास हमें बताता है कि तुर्की ऐसा करने की स्थिति में क्यों है। तुर्की के राष्ट्रवादियों और रूसी ने मार्च 1921 में मास्को में एक भाईचारा और दोस्ती का समझौता किया। इसके पहले तुर्की शासक कमाल अतातुर्क
और रूसी नेता लेनिन ने भी पश्चिम साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ एकजुटता दिखाई थी। यह समझौता तब किया गया था जब यूनान और तुर्की के बीच अनातोलिया में युद्ध चल रहा था और रूस में गृह युद्ध और बढ़ रहा था। लेनिन ने ऐलान किया था कि साम्राज्यवादी सरकारों की लूट पर तुर्की ने खुद विरोध किया, वो भी इतनी दृढ़ता के साथ कि सबसे ताकतवर को भी वहां से हाथ खींचना पड़ा। इस तरह अतातुर्क ने भी इस गठजोड़ को पश्चिम साम्राज्यवाद के खिलाफ समझौते के रूप में देखा। इतिहासकार सैम हस्ट कहते हैं कि यह एक व्यापक सीमा पार साम्राज्य विरोधी आंदोलन का हिस्सा था जो वैश्विक उपनिवेशिक विरोधी संघर्ष के समर्थन के प्रति रूसी प्रतिबद्धता को चिन्हित करता है। इसके बदले में तुर्की के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान नई सरकार के साजो सामान के रूप में समर्थन मिला है। स्वतंत्र तुर्की देश की स्थापना के बाद वर्ष 1923 में रूस और तुर्की के संबंध बदल गए और अब दोनों की दिशा ज्यादा व्यावहारिक हो गई है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय रूप से अहम डार्डनेलेजी और बोस्फोरस मध्य के क्षेत्र और इसकी स्थिति को लेकर रूसी मांग ने तुर्की और नवगठित नाटो के पाले में धकेला है। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन मशहूर कथन है कि रूसी मांग में एक सैन्य अड्डा बनाने के लिए थी क्योंकि यह रूस की सुरक्षा की रक्षा का सवाल था और रूस एक कमजोर और अमित्र देश तुर्की पर निर्भर नहीं करता। मध्य को लेकर बातचीत हुई थी जो कि एजियन और भूमध्य सागर के बीच आवाजाही को नियंत्रित करता है, लेकिन अंत में रूस ने स्थिति को मंजूर कर लिया और वर्ष 1990 के दशक तक शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कूटनीतिक समझौते को एक नए युग का आगाज हुआ। इसके बावजूद सोवियत संघ से टूटकर बने तुर्किक राज्य के प्रति तुर्की नीति को लेकर उससे रूस का विवाद रहा। हालांकि वर्ष 1992 से 1996 के बीच रूस और तुर्की के अधिकारियों ने 15 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कला सागर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को केंद्र बिंदु बन गया। इराक में युद्ध छिड़ा और इराकी कुर्द और एक क्षत्रिय ताकत रूप में उभरे, जिससे तुर्की के रिश्ते अमेरिका के साथ और जटिल हो गए। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के शासन के खिलाफ कुर्द लोगों को समर्थन किया था। इसके विपरीत तुर्की के रिश्ते रूस के व्यापार, ऊर्जा, क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के जरिए और गहराते गए। यूरोपीय संघ में शामिल करने के वादे को पूरा नहीं होने पर यूरोपीय संघ एशिया और मध्य एशिया के प्रति तुर्की की नीति को लोगों के सामने अहम भूमिका देती। पुतिन और एर्दोगन दोनों ने पश्चिमों के खिलाफ नाराजगी की भावना को भुनाया भी है, लेकिन तुर्की की सीमा पर सीरिया के युद्ध क्षेत्र के रूप में बदल जाने से काफी मात्रा में कुर्दिश लोगों को स्वायत्तता और स्वतंत्र देश की मांग करने लगे, जिससे नया तनाव उत्पन्न हो गया है। युद्ध के कारण बड़ी संख्या में शरणार्थी तुर्की पहुंचे। इस बीच तुर्की ने वर्ष 2015 में सैन्यकर्मियों की सीरिया ले जा रहे रूसी विमान को अपने हवाई क्षेत्र में मार गिराया, जिसके कारण दोनों देशों के संबंध में ठहराव आ गया था। इसके जवाब में रूस ने अपने दूसरे नंबर के सबसे बड़े व्यापार साझेदार के खिलाफ कई आर्थिक कदम भी उठाए थे। हालांकि काफी हद तक तुर्की के प्रयास के कारण इस संकट की अवधि बहुत छोटी रही। इसके बावजूद राष्ट्रपति एर्दोगन क्रीमिया पर हमले को लेकर रूस की आलोचना करने से नहीं चुके, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि तुर्की और रूस के रिश्ते आज विश्वास, आपसी सद्भाव या आपसी हित के आधार पर नहीं टिके हैं, बल्कि इस समय पर टिका है कि यदि रूस चाहे तो तुर्की को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल एर्दोगन कठिन संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक तरफ नाटो के प्रति तुर्की की प्रतिबद्धता को पूरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के साथ अपने गठजोड़ को भी बरकरार रख रहे हैं। एर्दोगन खुद को एक लौता नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो कूटनीतिक समझौते कर सकता है और अमेरिकियों और रूसियों के बीच बातचीत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। जहां नाटो पर प्रेशर बनाने के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया और ठीक अब उस राह पर राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन चल सकते हैं, जहां सीरिया और तुर्की के बीच में
युद्ध छिड़ सकता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।